डियर फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं साइंस के क्वेश्चंस। साइंस के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हैं, ग्रुप 3 सब इंजीनियर्स में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और भी प्रीवियस एग्जाम्स जो होते हैं व्यापम के, स्टेट लेवल के, सेंट्रल लेवल के भी कुछ क्वेश्चन एग्जाम्स होते हैं जिनमें क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं या होते भी हैं। तो हमारा साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक अल्फा कण में कितने न्यूक्लियॉन होते हैं? न्यूक्लियॉन कितने होते हैं एक अल्फा कण में? तो अल्फा कण में कितने? 4 न्यूक्लियन होते हैं। कितने? 4 न्यूक्लियन होते हैं। एक अल्फा कण में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, बराबर मात्रा में होते हैं। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो टोटल कितने हो गए? 4 न्यूक्लियन होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियन। तो कितने हो गए? 4 न्यूक्लियन होते हैं, इसलिए कुल मिलाकर इसमें 4 न्यूक्लियन होते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, जब बर्फ के टुकड़े पर दाब बढ़ता है तो उसका गलनांक होता है। गलनांक कैसा होता है? बर्फ का टुकड़ा है कोई, उस पर दाब बढ़ रहा है, तो मतलब उसको हम दोनों तरफ से दबा रहे हैं, तो दाब बढ़ रहा है उसका, तो उसका गलनांक क्या होगा? गलनांक घट जाएगा। तो बर्फ क्या पिघलने लगेगा। जैसे ही हम कोई भी बर्फ का टुकड़ा हुआ उसको दबाते हैं चारों तरफ से, तो उस पर क्या दाब बढ़ रहा है? दाब बढ़ रहा है तो वो धीरे धीरे क्या द्रव अवस्था में आने लगेगा, पिघलने लगेगा, तो उसका गलनांक घटता है। गलनांक घटता है। बर्फ के टुकड़े पर दाब बढ़ता है तो उसका गलनांक घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है दाब बढ़ने पर। पानी की अनूठी विशेषता रहती है कि पानी कुछ विशेष पदार्थों में से एक है। पानी कुछ विशेष पदार्थों में से एक है जिसके लिए दाब बढ़ने पर ठोस से तरल अवस्था में परिवर्तन का तापमान कम हो जाता है। ठोस अवस्था में रहता है तापमान अधिक होता है, और जैसे ही उसको दाब बढ़ाते हैं तो उसका तापमान अधिक होता है, जिससे कि उसका गलनांक घटने लगता है, गलनांक घट जाता है। दाब और आयतन। दाब बढ़ने पर बर्फ का आयतन कम हो जाता है। आयतन जो होता है, आयतन मतलब कि वो जगह जो घेरता है वो कम हो जाता है, क्योंकि पानी के जो कण होते हैं वो द्रव ठोस अवस्था में दूर दूर हो जाते हैं, और द्रव अवस्था में क्या बिल्कुल एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, तो आयतन कम हो जाता है। दाब बढ़ने पर आयतन, द्रव पानी का आयतन कम हो जाता है, और पानी का आयतन बर्फ से कम हो जाता है। इस प्रकार तापमान और गलनांक। तो तापमान और गलनांक में क्या होता है? अंतर है कि उच्च दाब पर पानी का गलनांक कम होता है। दाब अधिक होगा तो गलनांक कम होगा, जिसका अर्थ है कि यह अपने सामान्य हिमांक से नीचे के तापमान पर भी तरल रहेगा। अपने सामान्य हिमांक से भी नीचे के तापमान पर तरल रहेगा। उदाहरण, जब बर्फ के 2 टुकड़ों को एक दूसरे के खिलाफ, मतलब एक दूसरे के ऊपर उनको थोड़ी देर तक दबाया जाता है, एक दूसरे को से उनको एक दबाया जाता है, तो उनका गलनांक क्या हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। उनका गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा, नीचे चला जाता है, जिससे वे आपस में जुड़ भी जाते हैं। इस प्रकार से क्या हो जाता है? वे आपस में जुड़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कार्बन अणुओं की लंबी श्रृंखला किसे कहते हैं? जो कार्बन अणु होते हैं उनकी लंबी श्रृंखला किसे कहते हैं? पॉलीमर। पॉलीमर को कार्बन अणुओं की लंबी श्रृंखला कहा जाता है। कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला को श्रृंखलन, सिटेशन सिटेनेशन कहा जाता है। सिटेनेशन कहा जाता है, जो कार्बन की विशिष्ट क्षमता है, जिसके कारण वह अपने ही परमाणुओं के साथ जुड़कर एक लंबी और जटिल संरचना बनाता है। तो कार्बन की विशेष विशेषता क्या होती है कि वे अपने ही परमाणु के साथ जुड़कर एक लंबी और जटिल श्रृंखला बनाता है। वो कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला को श्रृंखलन या फिर सेटिनेशन कहा जाता है। इसकी विशिष्ट क्षमता भी हो, इसको हम मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थे, मार्बल कैंसर किन कारणों से होता है? मार्बल कैंसर किन कारणों से होता है? तो मार्बल कैंसर अम्लीय वर्षा के कारण होता है। अम्लीय वर्षा के कारण मार्बल कैंसर होता है। अम्लीय वर्षा क्या होती है? मार्बल कैंसर, जिसे स्टोन कैंसर भी कहते हैं, क्या स्टोन कैंसर भी कहा जाता है। स्टोन कैंसर किससे होता है? वो भी अम्लीय वर्षा से होता है, क्योंकि मार्बल कैंसर और स्टोन कैंसर दोनों एक ही नाम है। तो संगमरमर
की मूर्तियों और इमारतों का क्षरण जो होता है, क्या होता है मार्बल कैंसर या स्टोन कैंसर, तो क्या होता है संगमरमर की जो मूर्ति होती है या इमारत होती है, घर होते हैं, जो मुख्यतः अम्लीय वर्षा और प्रदूषण के कारण उनका क्षरण होने लगता है, तो उसको मार्बल कैंसर या स्टोन कैंसर कहा जाता है। मार्बल कैंसर नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया द्वारा संगमरमर की मूर्तियों और इमारतों का क्षय है। क्षय अर्थात उनका धीरे धीरे क्षरण होता है, मतलब वो कमजोर होने लगती हैं, घिरने लगती हैं या टूटने लगती हैं मार्बल की चट्टानें या मूर्तियां, वो इमारतें, तो उसको कहा जाता है मार्बल कैंसर या स्टोन कैंसर, जो कि किस कारण होता है, नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया द्वारा संगमरमर की मूर्ति और इमारतों का क्षय होने प्रारंभ हो जाता है। यह अम्लीय वर्षा के कारण भी होता है, अम्लीय वर्षा के कारण भी होता है। यह वर्षा लवण बना देती है। अम्लीय वर्षा क्या करती है, लवण बना देती है। ताजमहल का पीलापन, जो ताजमहल है वो संगमरमर का बना हुआ है, तो उसका पीलापन कैंसर के उदाहरणों में से एक मान सकते हैं हम। संगमरमर कैसा होता है, सफेद, लेकिन वो पीला क्यों दिखने लगा है ताजमहल भी, क्योंकि अम्लीय वर्षा जैसी होती है, अम्लीय वर्षा या नाइट्रिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया द्वारा संगमरमर का धीरे धीरे क्षरण होने लगता है, अर्थात वो कमजोर हो जाता है, जिससे कि उसको हम अम्लीय वर्षा मार्बल कैंसर या स्टोन कैंसर हम कह सकते हैं। तो अम्लीय वर्षा के कारण होता है। विस्तार से और समझ सकते हैं हम इसको। अम्लीय वर्षा क्या होती है, बारिश में मौजूद एसिड, बारिश में भी जो बरसात होती है उसमें भी मौजूद रहते हैं एसिड, जैसे हमारा सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड संगमरमर के कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, संगमरमर का जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसके साथ प्रतिक्रिया करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक एसिड संगमरमर के कैल्शियम कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे संगमरमर खराब होने लगता है। प्रदूषण के कारण हवा में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड, हवा में सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, और अन्य प्रदूषक भी संगमरमर को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे रंग फीका पड़ जाता है और सतह खराब हो जाती है। तो जिससे क्या होता है कि रंग भी उसका धीरे धीरे फीका पड़ जाता है और सतह खराब हो जाती है। उदाहरण, ताजमहल का पीलापन संगमरमर के कैंसर का एक उदाहरण है, जो मथुरा रिफाइनरी से निकलने वाले प्रदूषकों के कारण होता है। मथुरा रिफाइनरी जो है उससे निकलने वाला प्रदूषक के कारण भी ऐसा हो रहा है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, तो सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। वह इंग्लैंड का वैज्ञानिक थे। उन्होंने गति के सिद्धांत की खोज भी की थी। गति के सिद्धांत की खोज किसने की थी, सर आइजैक न्यूटन ने।